आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर जो 16 तक दिए हुए हैं उनको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो देख लीजिए, तो असम जो है वो सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल वो भी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश ये भी सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से जो सभी तीनों दिए हुए हैं ये तीनों जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। सेकंड नंबर में कह रहा है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो लूनी निकलती है और माही निकलती है, बनास वहाँ से नहीं निकलती। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सैंडल पीक है की अवस्थिति है, मतलब सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है। तो यह है उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है सहायक नदी नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला अमरावती ये भी है, पंचगंगा ये भी है, मूसी ये भी है, ये पेनगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो देखिए असिंचित खेती की जा रही मतलब वहाँ पे बारिश कम होगी, वहाँ पे नदियों की कमी होगी, वो एक तरह से पठारी या शुष्क क्षेत्र होगा। तो इसको ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि जो दक्कन का पठार होगा वहाँ पे क्या होगा, असिंचित खेती वहाँ पे की जाएगी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से लेकर पटना के बीच तीव्र गति से चलती हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको लू कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। मतलब क्या समान नहीं होती ये बताना है। तो देखिए जो इसमें दिया हुआ है तकनीकी उन्नति, ऑप्शन बी वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो तकनीकी होती है उसी से कोई देश विकसित होता है या विकासशील होता है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसी देश में ज़्यादा हुआ है या उच्च स्तर पर है तो उसको हम लोग विकसित देश कहेंगे। वहीं अगर टेक्नोलॉजी का हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं या उसका विकास अभी निम्नतर स्तर पर है तो उसको हम लोग कहेंगे ये विकासशील देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में कह रहा है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, मतलब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये बताना है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला देखिए 9 नंबर पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, मतलब जिसको कहते हैं निजीकरण। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट संबंध होता है, मतलब जिसको प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं वो होता है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। वो किस प्रकार होता है आइए उसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है आय और उपभोग, आय मतलब हमारी इनकम, उपभोग मतलब हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी आय होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग खर्च करेंगे, और जितनी ही आय हमारी कम होगी मतलब हमारी जो इनकम होगी वो कम होगी तो उपभोग की मात्रा भी हमारी कम होगी या सीमित होगी। तो देखिए एक प्रकार से इसका डायरेक्टली रिलेशन है, इसलिए कह रहा है कि जो आय होता है और उपभोग होता है उसमें कैसा संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब अगर आय बढ़ेगी तो आप उपभोग भी बढ़ाएंगे, और आय अगर आपकी कम होगी तो आप उपभोग के स्तर को भी कम करेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हैं। तो बताना है कौन से कारण हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रदूषण ये भी कारण है, ओजोन क्षरण ये भी कारण है, और देखिए जो थर्ड है वो ग्रीन हाउस गैस ये भी कारण है। तो इनमें से जो सभी कारण दिए हुए हैं वो सब क्या हैं, वो जलवायु परिवर्तन के लिए कारक ये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये किया गया था 1997 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
आइए 13 नंबर पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक तरफ अभ्यारण्य या उद्यान दिए हुए हैं, दूसरे साइड में उनकी अवस्थिति दी हुई है, मतलब ये स्थित कहाँ पे हैं। तो आइए इनको सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए जो शिमलीपाल है वो कहाँ पे स्थित है, पहले तो यही देख लीजिए। तो शिमलीपाल बेसिकली है वो उड़ीसा में, ये इसका सुमेल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, तो इसका 4 से ऑप्शन ये सुमेलित हो जाएगा। और जिम कार्बेट अगर हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ पे है, तो वो है उत्तराखंड में। और सरिस्का देखते हैं तो सरिस्का जो राजस्थान है वहाँ पे स्थित है। तो देखिए इसमें राजस्थान की जगह यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होगा राजस्थान। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया या कोई किसी वजह से यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ये जो राजस्थान है वहाँ पे सरिस्का अभयारण्य पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अगर इसका ऑप्शन हम लोग इस तरह से देखें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 3 एंड 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सरिस्का है वो अभ्यारण्य कहाँ पे है, वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जो ये राजस्थान का सरिस्का है ये टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर में कह रहा है सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट कहते हैं किस में विकसित होता है। तो ये पूछा जा रहा है, तो ये विकसित होता है अंडाशय में, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, तो विटामिन डी से ये रिलेटेड है, मतलब कॉड लीवर तेल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी उसमें पाया जाता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये जो तो है राइबोसोम्स होते हैं उनको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर, इसमें कह रहा है वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहा जाता है जिनमें क्या होता है, जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अगर वहीं यूकैरियोटिक की बात होती तो उनमें स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। आइए 18 नंबर देख लेते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है ये देख लेते हैं। तो देखिए जो आलू है वो क्या है, वो एक तना है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। देखिए फ्लोएम जो पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं। अब इनके बारे में पूछा जा रहा है जो फ्लोएम है क्या इसके बारे में सही दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है, तो ये देखिए ये गलत दिया हुआ है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, ये स्टेटमेंट बेसिकली सही दिया हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम ये कार्य करता है, जो जाइलम होता है वो पानी और खनिजों का परिवहन करता है। तो इस प्रकार अगर 19 का हम लोग देखें तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किया जाता है 10%। कितना किया जाता है 10%। और इसको क्या कहते हैं, 10% का नियम भी कहते हैं। या इस नियम को दिया किसने था, तो लिंडमैन नाम से एक वैज्ञानिक थे या एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने दिया था। इसका क्या मतलब था, अगर हम लोग जब इसको इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चन को या इन सब सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ को हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये बेसिकली टेस्ट सीरीज़ है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये काफ़ी लंबा जो होगा सेशन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन जो होगा बी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए 21 कह रहा है, इसमें कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह वह बनता है किससे बनता है ये बताना है। तो वो बनता है एसीटिलीन से। तो कभी कभी इसको भी पूछा जाता है कि एसीटिलीन से क्या फलों को पकाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 22 नंबर कह रहा है एन कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये बताना है एन में कितनी होती है, तो वो होती है, आइए देख लेते हैं, तो होते हैं 32। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 32। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिनमें ऐसे तत्व भी हैं जो सभी गैसें हैं। मतलब ऐसे तत्व बताने हैं, उस सारणी के उस समूह का नाम बताना है कि जिसमें जो सभी तत्व हैं वो गैसें हैं, मतलब गैसों को जहाँ पे रखा गया है, तो वो है समूह 18। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर, उसमें कह रहा है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं।
वो क्या करते हैं जल में घुलकर, तो वो जो होते हैं OH नेगेटिव आयन वो जल में घुलकर उसको प्रदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, OH नेगेटिव आयन ये देते हैं। अगला देखिए 25 नंबर। 25 में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है कि सत्य उसमें नहीं दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, तो अगर क्रियाशील होगी तो फिर स्थितिज कैसे होगी। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला देखिए स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो संचित ऊर्जा होती है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से अगर इसका देखें तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से सभी जो दिए हुए हैं वो सभी असत्य दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। 26 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। बताना है कौन सी नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे हैं वो क्या हैं, वो वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे स्थितिज होती है। मतलब कौन सी ऊर्जा होती है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे वहाँ पे नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए 27 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र जिसको EPZ कहते हैं का सृजन हुआ था। तो पहला कहाँ पे हुआ था ये बताना है, फैक्ट बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कांडला में हुआ था। क्या बना था कांडला में, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र। अगला देखिए 28 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उनका उद्देश्य क्या है ये हमको बताना है। तो उसका देखिए स्वावलंबन व विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। तो बेसिकली पंचवर्षीय योजनाएं इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो ये स्थित है झांसी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर। इसमें कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये बात ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर्स में काफ़ी न्यूज़ रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स रहते हैं, मतलब हमारे नेता रहते हैं, उनको वहाँ पे जाने से रोक लगा दी जाती है। तो ये करंट अफेयर्स से बेस भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 21, राइट टू लाइफ जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया हुआ है और यही कहता है कि हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 इसमें राइट हो जाएगा। आइए 31 नंबर देख लेते हैं। तो 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है सेवा के अधिकार की अवधारणा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी ब्रिटेन में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं 32 नंबर देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, सीधे अपने द्वारा करते हैं या अपने अधिकारियों के द्वारा ये करते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें बी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो हमको बताना है इसमें कौन सा जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये भी है। वित्त आयोग, तो ये वैधानिक गैर संवैधानिक नहीं, ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो उल्लेख वो संविधान में किया गया है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो देखिए ये भी है गैर संवैधानिक निकाय है। और लोकपाल जो है ये भी है गैर संवैधानिक निकाय। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन का सब्जेक्ट है, तो ये हमको इस बारे में बताना है। तो देखिए ये है समवर्ती सूची का विषय, मतलब ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ना तो इस पे सेंटर को नियम बनाने का अधिकार है, ना तो स्टेट का पूरी तरह से अधिकार है, मतलब दोनों लोग इस पर नियम बना सकते हैं। तो किस पर नियम बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन पर। तो ये बेसिकली दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में और है ये समवर्ती सूची का विषय, मतलब राज्य और संघ दोनों इस पर नियम बना सकते हैं। अगला देखिए 35 नंबर। इसमें कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये बताना है। तो ये होते हैं राज्यपाल,
जिस प्रकार केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। आइए अगला देखते हैं 36 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो किसने की थी ये देख लेते हैं। तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर। 37 में कह रहा है हमको सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं और दूसरे साइड जो उनके देश से हमने अडॉप्ट किया है वो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हमको इन्हें आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो संवैधानिक प्रावधान ये कहाँ से आया। तो ये आया ब्रिटेन से। केंद्र व राज्य संबंध ये आया था कनाडा से। वहीं आपातकाल उपबंध देखिए तो वो जर्मनी से आया है। और मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट वो आया है अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए 38 नंबर। 38 में कह रहा है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो इनको मतलब क्या कहा जाता था। तो इनको वजीर कहा जाता था। ये वजीर का क्या कार्य था। तो ये राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। अगला देखिए चार बाग जो बनवाने की परंपरा की शुरुआत हुई किस शासक के समय में हुई थी। चार बाग एक परंपरा है जिसके तहत क्या बनाए जाते हैं, इमारतें, भवन, ये सब स्मारक बनवाए जाते हैं। चार बाग बेसिकली ये होता था एक प्रोसेस जिनमें किनारे किनारे पानी के स्रोत बनाए जाते थे। उनके किनारे किनारे बीच में पानी के स्रोत बनाए जाते थे, किनारे किनारे उनके पेड़ लगाए जाते थे। तो इसी को क्या कहते थे, इसी को चार बाग की शैली कहते थे। तो पूछा जा रहा है ये किस सुल्तान के समय में शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी अकबर के समय में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए 40 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदसौर अभिलेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा क्वेश्चन भी है। मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो वो है यशोवर्मन से। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 41। इसमें कह रहा है ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसके बारे में हमको गलत कथन बताना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है। तो ये भी सही दिया हुआ है। अगला देखिए ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य व शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत पूछा जा रहा था, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सत्य दिए हुए हैं। अगला देखिए 42 में कह रहा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसका नाम है रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। मतलब जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो वो है सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 43। इसमें कह रहा है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो ये किया था शाह आलम सेकंड ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगला हम लोग 44 नंबर देख लेते हैं। 44 में कह रहा है प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जिनका नाम है, जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था ये बताना है। तो उनका प्रतीक चिन्ह था शंख। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 45 में कह रहा है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बनाया था। पूछा जा रहा है किसने अस्थाई बनाया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये बनाया था गुरु अंगद ने। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये लाया था वारेन हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर देख लेते हैं। 47 में कह रहा है पहली बार पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो ये किया गया था 1906 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 48 में कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है पेरिस में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर। इसमें कह रहा है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये है यूएसए और कनाडा की। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 50 नंबर क्वेश्चन है। तो 50 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है, बताना है मूल राशि नहीं है। तो जो आयतन है वो मूल राशि नहीं है, बाकी तीनों की तीनों जो राशियां हैं वो मूल राशियां हैं। अब आगे देखिए इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम था खिज्र खां। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो वो थे बहलोल लोदी।
और कह रहा है अगला पॉइंट 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो वो सिकंदर लोदी ने की थी। अगला कह रहा है इसने मुसलमानों को जजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था, किसने, तो सिकंदर लोदी ने। अगला देखिए, अगला कह रहा है इसी सिकंदर लोदी को ही गुलरुखी नाम से क्या करते थे, ये फारसी कविताओं की रचना किया करते थे। अगला कह रहा है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था, तो वो था देवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में जो बंदरगाह है वो है देवल। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर व भुक्का थे। और इनकी राजधानी क्या थी, तो वो हम्पी थी। और इस वंश के शासक कौन कौन थे, तो बुक्का फर्स्ट थे। इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, किसने, बुक्का फर्स्ट ने। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है देवराय फर्स्ट के समय में एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कांटी। ये कहाँ का था यात्री, ये भी पूछा जाता है, तो ये इटली का यात्री था और ये विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में, देवराय फर्स्ट के यहाँ। अगला देखिए, देवराय सेकंड के शासनकाल में फारसी एक राजदूत आया था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक, वो विजयनगर आया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, देवराय सेकंड को क्या कहा जाता है, जग बेटकर की संज्ञा दी जाती है। अगला देखिए, कह रहा है कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था, डोमिगोस पायस आया था। कौन आया था, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाल का एक यात्री आता है जिसको डोमिगस पायस उसका नाम है। अगला देखिए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री और आता है, उसका नाम रहता है बारबोसा, ये भी उनके समय में आता है। अगला देखिए, अच्युत राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्रा आता है जिसका नाम है नूनिज, ये भी विजयनगर आता है। अगला देख लीजिए, कुछ एडिशनल और फैक्ट दिए हुए हैं। कह रहा है मुगल शासक जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसको बताया है, कृष्णदेव राय को किसने बताया है, बाबर ने। वो भी अपनी आत्मकथा में इस बात का वर्णन किया है। अगला देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहते थे। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है, अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे, तो ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला है और लास्ट इसका पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तालीकोटा का युद्ध था जो कब हुआ था, 23 जनवरी 1556। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो 100 पूरी टेस्ट सीरीज दी हुई हैं उन सारी टेस्ट सीरीज़ को हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।